तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पानी के बौछार का इस्तेमाल किया जो बिजली बिल कटौती के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने बाद में आपके 23 नेताओं के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आप सांसद भगवत मान के अलावा कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। पुलिस ने मान चीमा, मीत हेयर सहित आपके कई नेताओं को कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया था। आपकी पंजाब इकाई के प्रमुख भगवत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फ्रांस में जब से राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की जांच होने की बात सामने आई है, तब से ही भारत का सियासी पारा चढ़ गया है। आपको बता दें कि राफेल डील की जाँच को लेकर फ्रांस सरकार की ओर से जज की नियुक्ति के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। दरअसल राफेल डील की जेपीसी जाँच कराने की मांग के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है और कहा कि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दारी में एक नहीं कई तिनके हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी निर्माता डसोल्ट एविएशन के साथ सौदे पर केंद्र सरकार के सबसे कड़ी आलोचना करने वाले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ादी के बाद से सभी केंद्र सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा माना है और इसका राजनीतिकरण करने से परहेज किया है। मोदी सरकार ने भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई समझौता नहीं होना चाहिए, मगर जब बात अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने की आती है तो पिछले 7 वर्षों से उनकी प्राथमिकता क्रोनी कैपिटलिज्म रही है। बंगाल चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी संसद में बीजेपी को घेरने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करीबी बनाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को पद से हटा सकती है। इस कदम को संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए किए जा रहे कई बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चौधरी को पद से इसलिए भी हटाया जा सकता है ताकि तृणमूल कांग्रेस से दूरी घटाई जा सके और संसद में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाया जा सके। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रचार में ममता बनर्जी पर हमला करने से बचती रही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चाहे पाताल में समा जाए, शीर्ष भाजपा नेतृत्व भी यहाँ मुख्यमंत्री बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य में डबल इंजन यार्ड में खरा जंग खा रहा है। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चोटिल हुआ है और उत्तराखंड में लोकतंत्र अस्थिरता का शिकार हो गया है। ऐसे में अच्छा होगा कि भाजपा की राजनीति की बेहतरी और दोनों राज्य में स्थिरता की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि वहां रोज रोज नेतृत्व परिवर्तन का झंझट से मुक्ति मिल सके। इन दोनों राज्यों में महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सच तो यह है कि जनता में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इसका गिरना तय है। सरकार के मंत्री और विधायकी तबादलों में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार में न गरीबों की सुनवाई होती है और न ही बिना घूस दिए ब्लॉक और थाना से लेकर किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होता है। अफसरशाही बेलगाम है। बीते सालों में कई घोटाले हुए लेकिन किसी भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगाया है कि जून में कई तबादला बिना पैसे लिए नहीं हुआ है। आरोप लगाया है कि शिक्षा स्वास्थ्य चौपट है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इस मौके पर पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा है कि लालू जी गरीब गुरबों की आवाज़ है। उन्होंने कहा है कि हमने तेजस्वी यादव को नेता माना है और ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी है। उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। आपको बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वो अलग अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में मतभेद नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसे कुछ काम है जो राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एक नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एक करने का उपकरण नहीं बन सकती, लेकिन एकता खत्म करने का हथियार बन सकती है। उन्होंने कहा है कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई है। यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री ने सियासी खलबली और बढ़ा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से एक वीडियो
वीडियो जारी किया गया जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी के इस चैलेंज पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा है कि हम उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि समाचार ANC के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे देश के एक बड़े नेता है। अगर उन्होंने बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती दी है तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा योगी नाथ ने कहा है। और याद रखो, अगर अब भी तुम इसके बाद, ये तमाम हालात के बाद भी अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या तुम क़यामत में उठोगे? अगर आज तुम नहीं उठोगे तो कब उठोगे तुम बताओ? मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारी बर्बादी के तमाम मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तुम्हें खत्म करने के, तुम्हारी शनाख्त को, हमारी पहचान को खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते वो गाजियाबाद के बच्चे को पीने के पानी पीने पर मारा जाता है? क्या पैगाम मिलता? वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को, जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म